रात का वक्त, घड़ी में बज रहे हैं 11:47 और तभी रिवरव्यू हाइट्स अपार्टमेंट बिल्डिंग से पुलिस के पास एक फोन आता है। बस यहीं से एक ऐसे केस की शुरुआत होती है जो बहुत ज्यादा उलझने वाला था। फोन था फ्लैट नंबर 402 से, और जब पुलिस अंदर पहुंची तो उन्होंने देखा कि शहर के एक बड़े बिजनेसमैन रोहित मल्होत्रा अपनी ही स्टडी में मरे पड़े हैं। तो पहली नजर में देखने पर यह मामला एक क्लासिक लॉक्ड रूम मिस्ट्री जैसा लग रहा था। मतलब एक ऐसा जुर्म जो हुआ तो है, पर कैसे हुआ यह समझना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। अब देखिए, पुलिस ने जब शुरुआती जांच की तो मामला और भी पेचीदा हो गया। सोचिए, दरवाजा अंदर से लॉक था, खिड़कियां वो भी मजबूती से बंद थीं, और जबरदस्ती अंदर आने का तो कोई निशान तक नहीं था। उस पूरे कमरे में सब कुछ शांत था, सिवाय एक चीज के। रोहित की टेबल पर एक घड़ी रखी थी, एक कलाई घड़ी, और उसकी सुइयां एक खास वक्त पर आकर जम गई थी, ठीक 11:32। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? मतलब ये तो एक नामुमकिन सा जुर्म लग रहा है ना? अगर कोई ना अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है, तो फिर ये हुआ कैसे? तो अब सीन में एंट्री होती है डिटेक्टिव आरव की। जब वो पहुंचे तो वहां मौजूद लगभग हर कोई एक ही नतीजे पर पहुंच चुका था, क्योंकि सारे सबूत और गवाह सब एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। अच्छा, तो बिल्डिंग के वॉचमैन से पूछा गया। उसने साफ साफ कहा कि पूरी रात चौथे फ्लोर पर कोई आया गया ही नहीं, और जब सीसीटीवी फुटेज चेक की गई तो उसमें भी वही था, गलियारा एकदम खाली। मतलब वॉचमैन की बात और सीसीटीवी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। तो अब जब कोई सुराग ही नहीं था कि कोई बाहर से आया है, तो पुलिस ने भी क्या किया? उन्होंने इस केस को सुसाइड मान लिया और फाइल बंद करने की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। डिटेक्टिव आरव को कुछ खटक रहा था। उनकी नजर उस घड़ी पर पड़ी और उन्हें उसमें कुछ ऐसा दिखा जो इस पूरी सुसाइड की कहानी पर सवाल उठा रहा था। अब आप सोच रहे होंगे, घड़ी में ऐसा क्या था? देखिए, वो कोई आम घड़ी नहीं थी, वो एक ऑटोमेटिक वॉच थी। मतलब ऐसी घड़ी जो पहनने वाले के हाथ के हिलने से चलती रहती है, और ऐसी घड़ी यूं अचानक से बंद नहीं हो जाती। तो फिर सवाल यह था कि अगर घड़ी खुद से बंद नहीं हुई तो उसे रोका किसने? बस इसी एक सवाल ने पूरे केस का रुख ही बदल दिया। डिटेक्टिव आरव ने घड़ी को और ध्यान से देखा और उन्हें वो चीज मिल गई जिस पर किसी की नजर नहीं गई थी। घड़ी के पट्टे पर तेल का एक नन्हा सा हल्का सा दाग। अब ये छोटा सा दाग कोई मामूली दाग नहीं था। जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि ये तेल बिल्डिंग के जनरेटर रूम का है। और अब सोचिए, उस जनरेटर रूम की चाबी किसके पास होती है? सिर्फ और सिर्फ वॉचमैन के पास। तो अब सारी कड़ियां जुड़ने लगी थीं। बस एक आखिरी काम बाकी था, आमने सामने की पूछताछ। डिटेक्टिव आरव के हाथ वो सुराग लग चुका था जो वॉचमैन के सारे झूठ को बेनकाब कर सकता था। तो जैसे ही डिटेक्टिव आरव ने चौकीदार रमेश से दोबारा सवाल जवाब शुरू किए, वो बुरी तरह घबरा गया। उसकी आवाज कांपने लगी और उसकी कहानी में झोल साफ नजर आने लगा। और फिर उसने सब उगल दिया। सच ये था कि पैसों के लेन देन को लेकर उसकी रोहित से कहा सुनी हुई थी। बात इतनी बढ़ी कि गुस्से में रमेश ने रोहित को धक्का दे दिया और उस धक्के से गिरकर रोहित की मौत हो गई। इसके बाद उसने पूरे मामले को सुसाइड दिखाने के लिए कमरा अंदर से बंद किया, सीसीटीवी फुटेज से भी छेड़छाड़ की, लेकिन वो अपनी सबसे बड़ी गलती को मिटाना भूल गया, घड़ी पर लगा जनरेटर रूम का वो तेल का दाग। तो मतलब साफ था, इस सबके पीछे की वजह थी लालच। ये कोई सोचा समझा मर्डर नहीं था, बल्कि गुस्से में उठाया गया एक कदम था, और उसे छिपाने की जो कोशिश की गई वो भी नाकाम रही। बस जुर्म कबूल करते ही चौकीदार रमेश को गिरफ्तार कर लिया गया, और इसी के साथ वो बंद कमरे का राज जो नामुमकिन लग रहा था आखिरकार खुल गया। तो केस तो सॉल्व हो गया था, फाइल बंद हो चुकी थी। लेकिन जाने से पहले डिटेक्टिव आरव ने एक बहुत गहरी बात कही, सच और झूठ के फर्क के बारे में। और उनकी बात ही इस पूरी कहानी का निचोड़ है कि झूठ शायद कुछ देर के लिए एकदम परफेक्ट लग सकता है, लेकिन जो हमारी आदतें होती हैं ना, वो कभी परफेक्ट नहीं होती। एक मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसकी कोई ना कोई आदत, कोई छोटी सी भूल उसे पकड़वा ही देती है।